दोस्तों, वो खौफनाक रात, वो सन सन सी चलती हवा और उस काली बिल्ली का मिलना, ये शायद एक ऐसा हादसा था जिसे भूलना नामुमकिन है। ये एक ऐसा हादसा था जिसे हम खुद दावत दिए थे। बात तब की है जब मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरा नाम समीर है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। और मैं अभी अभी एमपी के कॉलेज में दाखिला लिया था। नया कॉलेज, नया हॉस्टल, सब कुछ अजीब लग रहा था। अभी ना ही कोई मेरा दोस्त बना था और ना ही मैं किसी को जानता था। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि हर स्कूल या कॉलेज में होता है, हम एक दूसरे को पहचानने लगे। पर फिर भी अभी तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना था। शायद ये कह सकते हैं कि कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि ज़्यादातर मैं अकेला रहना पसंद करता था। या फिर ये कह सकते हैं कि मैं किताबों में घुसा रहता था। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि कोई मेरा दोस्त बने, जिसके साथ मैं घूम सकूं, फिर सकूं, अपनी हर बात उससे शेयर कर सकूं। और ऐसा हुआ भी। करीब 1 महीने बाद एक लड़का कॉलेज में आया जिसका नाम रवि था। और लड़का भी अजीब था, आते ही किसी को पीट रहा था। तभी मैंने उसे रोकने की कोशिश की और इसी हाथापाई में रवि को चोट लग गई। और ये चोट मेरी वजह से लगी थी। जब मुझे पता चला कि गलती रवि की थी ही नहीं, तो मैंने सोचा कि जाके माफ़ी मांग ली जाए। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, ओए रवि, क्यों मुंह लटका के बैठा है? रवि ने कहा, चल निकल यहाँ से। मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास बैठ गया और बोला, छोड़ यार, दोस्तों में इतना तो चलता ही रहता है। चल सॉरी यार, माफ़ कर दे। तभी से हम दोनों की दोस्ती हो गई। अब वक्त आ गया था छुट्टी का, जिसमें हम सब अपने अपने घर जाने वाले थे। और इत्तेफाक से अगले ही दिन मेरी बहन का जन्मदिन था। तो मैंने सोचा कि ऐसे वक्त में जाऊंगा कि रात के 12 बजे अपने घर पहुंचूं। मेरी तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी मैंने रवि से पूछा, रवि, तू कब निकलेगा? रवि ने मायूस होकर कहा, क्या बताऊं यार, मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। गांव में मेरा एक दोस्त है, उसी के साथ हमेशा रहता हूँ। अच्छा तो नहीं लगता, पर जाना तो पड़ेगा ही। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि रवि को अपने साथ ले जाऊं, पर आज एहसास होता है कि उसे अपने घर में लाना उसे मुसीबत में डालना था। मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी मुसीबत में रवि फंस जाएगा। खैर, मैंने रवि से बात की कि तू मेरे साथ चल। पहले तो वो बहुत सोचा, फिर बोला ठीक है। अब अगले ही दिन हमें निकलना था। मेरा गांव 200 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम शाम के 7 बजे अपनी बाइक में निकले। मैं बाइक चला रहा था। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। तभी एक खौफनाक जंगल आ गया, जहाँ कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। रवि ने कहा, अबे, हम तो बस में भी आ सकते थे। मैंने कहा, सफ़र में सुकून भी तो होना चाहिए, डर मत। ये कहकर मैंने बाइक स्पीड कर दी। अब हम जंगल के आखिरी हिस्से में थे। तभी अचानक से मैंने अपनी बाइक रोक दी। सामने क्या देखता हूँ कि एक काली बिल्ली ज़ख्मी हालत में खून से लथपथ पड़ी हुई है। हम दोनों बाइक से उतरे, बैग में पड़े कपड़े से उसके पैर को बांधा। फिर मैंने रवि से कहा, रवि, इसको गोद में लेकर बैठ जा, आगे कोई हॉस्पिटल होगा, वहाँ दिखा देंगे। रवि ने कहा, ठीक है। हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने के बाद मैंने सोचा कि अब हमें बिल्ली को यहीं छोड़कर घर निकलना चाहिए। पर रवि ने कहा, बिल्ली को इस हालत में छोड़कर कैसे चल दें? एक काम करते हैं, इसको भी साथ लेकर चलते हैं। मैंने बहुत मना किया। इसकी वजह ये थी कि मैंने सुना था कि काली बिल्ली को घर में नहीं रखना चाहिए। ये तो अलग बात थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि मैं इस बिल्ली को घर लेकर चलूं। ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। खैर, रवि ने कहा, जब ये ठीक हो जाएगी तो इसे जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन अभी इसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, चल। अब रात करीब 10 बज चुके थे और मैं बाइक चला रहा था। बाइक करीब 90 की स्पीड में थी कि अचानक एक खौफनाक, बहुत ही डरावनी आवाज़ पीछे से आई, समीर, बाइक धीरे चलाओ। मैं थोड़ा सहम सा गया। फिर रवि से पूछा, रवि, ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ? रवि ने कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मेरी आवाज़ को क्या होगा? ये कहकर रवि चुप हो गया।
मैं डरा तो नहीं, पर सोच में ज़रूर पड़ गया कि इतनी खौफनाक आवाज़ किसकी हो सकती है। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। फिर अचानक एक ब्रेकर आ गया और गाड़ी कूद गई। तभी वो आवाज़ पीछे से फिर आई, समीर, मैंने कहा ना गाड़ी धीरे चलाओ। इस बार की आवाज़ तो और भी डरावनी थी। ऐसा लगता था कि कोई गुस्से में बोल रहा है और ये एहसास दिला रहा है कि ये वहम नहीं है। बस अब मैं समझ चुका था कि ये रवि नहीं बल्कि बिल्ली बोल रही है। मैंने रवि से पूछा, रवि तूने कोई आवाज़ सुनी? रवि ने कहा, नहीं यार, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। अब मैं कंफर्म हो चुका था कि कुछ न कुछ तो ज़रूर है। मैंने बिल्ली को वहीं छोड़ने का सोचा, पर रवि किसी भी हाल में ना मानता, इसलिए मैं कुछ न बोलकर आगे चलता गया। पर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये बिल्ली की शक्ल में कौन हो सकता है? जिन्नात, चुड़ैल या फिर रूह? मैं अब शक में नहीं था, बल्कि मुझे पूरा यकीन हो चुका था। अब तो सिर्फ जानना था कि इस आवाज़ के पीछे कौन है। अब हम घर पहुंच चुके थे। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। सब साथ बैठकर खाना खाए और बिल्ली भी साथ भी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ बिल्ली की बात चल रही थी और थोड़े बहुत शक को यकीन में बदलना चाहा तो मैंने बिल्ली के सामने दूध का कटोरा रख दिया। बिल्ली दूध पीने के बजाय प्लेट में रखे गोश्त की तरफ देखने लगी। रवि ने कहा, गोश्त खाएगी? बिल्ली ने उसे ऐसे देखा जैसे वो रवि से कुछ कह रही है। रवि ने एक गोश्त का टुकड़ा उसे दे दिया। वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई हैवान हो। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। डर था तो सिर्फ अपनी फैमिली का और अपने दोस्त का, कहीं ये बिल्ली कुछ गलत ना करे। अब मैं और रवि अपने कमरे में सोने के लिए चल दिए और साथ में बिल्ली भी थी। अभी उसका ज़ख्म भरा भी नहीं था, तब भी उछल कर रवि के कंधों में बैठ गई और हम तीनों अपने कमरे में चले गए। मेरी तो समझो जैसे नींद ही उड़ गई हो। बस यही मैं सोचता रहा कि आगे क्या होगा। मैं हल्की सी आंख खोल कर देखा तो बिल्ली टेबल में बैठकर रवि की तरफ देखे जा रही थी। वो एक बार भी पलक न झपकाई होगी। खैर, किसी तरह मेरी रात कटी। दूसरे दिन रवि और मैं बागीचे में बैठे थे। तभी मुझे कुछ काम आया और मैं अपने कमरे में जाने लगा। मैं चुपके से दरवाजे के पास खड़ा होकर देखने लगा। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बिल्ली की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके नाखून काफ़ी बड़े थे और बड़े बड़े नुकीले दांतों से, जिससे वो गोश्त का टुकड़ा खा रही थी। और ये गोश्त का टुकड़ा किसी जानवर का नहीं था बल्कि किसी इंसान का था। मैं जब अंदर गया तो मेरी आहट से सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं जान कर भी अनजान बन गया। फिर अपना काम किया और नीचे आ गया। अब बिल्ली तंदुरुस्त हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि अब रवि से बात की जाए। मैंने रवि से कहा, रवि यार, बिल्ली की चोट तो काफ़ी बेहतर है, तो चल उसको छोड़ कर आते हैं। ये सुनकर रवि गुस्से में बोला, तू आखिर उसको हटाने पे क्यों तुला है? मैं कुछ कह पाता, इतने में वो नाराज़ होकर चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर जब मैं रूम में गया तो रवि बिल्ली के साथ बैठा था और मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं समझ गया था कि बिल्ली का असर रवि पर पड़ रहा है। रवि अब धीरे धीरे गुस्सैल होने लगा था, अजीब अजीब हरकत करने लगा था, मुझसे बात भी कम करता था और बस उस बिल्ली के साथ बैठा रहता था। रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो यही समझा जा सकता था कि रवि पूरी तरह से उस बिल्ली के कब्जे में आ चुका है। अब जो कुछ भी करना था मुझे करना था। मैंने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए उस बिल्ली से रवि को आज़ाद करना है। रवि की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये बिगड़ती हुई हालत मैं देख नहीं पा रहा था और कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे कि वो कौन है और वो रवि को क्यों परेशान कर रही है। यही सोचते सोचते मैं अपने रूम में जा रहा था। तभी रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ आई और मैं अपनी आहट को धीमी कर लिया और चुपके से देखने लगा। इस बार जो मैंने देखा मुझसे रहा ही नहीं गया। रवि के मुंह में गोश्त का टुकड़ा, मुंह में खून ही खून, नाखून बड़े बड़े और अजीब सी आवाज़। ये देखकर मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी थी, पर अगर मैं टूट जाता तो शायद रवि को खो
खो देता। ये सोचकर अपने आप को बहुत संभाल लिया। फिर जैसे जैसे मेरी आहट उसके कानों में पड़ी वैसे ही वो अपनी हालत में आ गया। बिल्ली उसके गोद में बैठी थी और रवि उसे बड़े प्यार से देख रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र आईने पर पड़ी। समझो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। मुझे बड़ा शौक़ था जानने का कि इस बिल्ली के पीछे कौन है। अब वो शौक़ पूरा हो चुका था और आज तक अफसोस है कि काश वो शौक़ पूरा ना हुआ होता। एक भयानक सी शक्ल, रवि को देखती हुई वो लाल आंखें, वो बिखरे बाल, मैं ये सब कुछ देखकर अनदेखा कर दिया और चुपचाप रवि को बचाने के बारे में सोचने लगा। तभी याद आया कि पास में एक मौलवी साहब रहते हैं जो मेरे पहचान के हैं, उनसे जाकर बात की जाए। मैं कुछ न बोलते हुए नीचे आ गया और भागते भागते मौलवी साहब के पास गया और जाकर सारी बात बताई। उन्होंने कहा मैं आज रात 9 बजे आऊँगा। अब मैं 9 बजने का इंतज़ार करने लगा। मौलवी साहब आए और उन्होंने मुझसे रवि के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि वो रूम में है, चलिए। जब हम रूम में पहुँचे तो रवि सिर्फ उस बिल्ली को देखे जा रहा था। मौलवी साहब ने जब पानी छिड़का जो वो अपने साथ लेकर आए थे तो रवि तड़प गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बिल्ली भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और इसी चिल्लाने में बिल्ली के मुंह से ये बात निकली, पानी छिड़कना बंद कर वरना मैं रवि को मार दूंगी। रवि के तड़पने से मैं डर गया और मैंने मौलवी साहब से पूछा कि आपने कुछ सुना? बिल्ली अभी हमारी ज़बान में बात की है। मौलवी साहब ने कहा नहीं। मौलवी साहब ने पानी छिड़कना बंद कर दिया और हम दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गए। मैंने मौलवी साहब को बताया कि बिल्ली ने ये कहा। मौलवी साहब ने बताया कि जब तक वो दोनों साथ हैं तब तक रवि को कुछ नहीं होगा और अगर उन दोनों को अलग किया गया तो शायद रवि को कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिल्ली के अंदर एक डायन है। मैंने पूछा तो रवि को कैसे बचाया जाए? उन्होंने कहा अगर इसका अंत करना है तो इसकी शुरुआत को तलाश करो, वहीं से पता चलेगा कि इसका अंत कैसे होगा। ये कहकर मौलवी साहब चले गए। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी मौलवी साहब की बातों की तरफ ध्यान गया। उन्होंने जो कहा था कि शुरुआत की तलाश करो, इसका मतलब बिल्ली की शुरुआत उस जंगल से हुई थी। अब जंगल में ही सब कुछ पता चलना था। मैं अब इंतज़ार करने लगा दिन होने का। जब सुबह हुई तो मैं निकल पड़ा जंगल की तरफ। जब मैं जंगल में उसी जगह पहुंचा जहां बिल्ली ज़ख्मी हालत में पड़ी थी तो वहां से मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से है। कुछ देर बाद वहीं बैठकर मैंने गौर किया कि पास में तो एक ही गांव है जहां बिल्ली को हॉस्पिटल में रखा गया था और बाकी गांव 10-10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्यों न पास वाले गांव में जो 2 किलोमीटर दूर है वहां जाके कुछ पूछा जाए। मैं जब वहां पहुंचा तो एक दुकान दिखी। मैं वहीं जाके उस दुकानदार से पूछा, भाई ये बताओ, मैंने सुना है कि यहाँ कोई काली बिल्ली बेचता है, कुछ पता हो तो बताइए। वो थोड़ा डर सा गया। फिर उसने कहा कहाँ से आए हो भाई, यहाँ कोई बिल्ली नहीं बेचता, जाओ आगे पता करो। मैं उसके डर को सब समझ गया था कि हो ना हो मेरे हर सवालों का जवाब यही मिलेगा। खैर उसने तो कुछ नहीं बताया। फिर रास्ते में एक लड़का मिला। मैंने उससे भी वही सवाल किया तो उसने बताया कि बिल्ली तो यहाँ कोई नहीं बेचता, पर एक बुढ़िया है जिसके पास काली बिल्ली थी, पर अब उसके पास वो बिल्ली नहीं है। मैंने पूछा उस बुढ़िया का घर कहाँ है? उसने बताया कि उस नदी के पास। अब बस मैं निकल पड़ा उस नदी की तरफ। मैं उस बुढ़िया के पास पहुंचकर उससे पूछा कि काकी ये बताओ, आपके पास एक काली बिल्ली थी, अब वो कहाँ है? ये सवाल सुनकर वो तो इतने गुस्से में आ गई जैसे मैंने उसकी जान मांग ली। बार बार पूछने पर भी वो मुझे कुछ नहीं बताई और उसने कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जैसे ही उसकी झोपड़ी से निकल रहा था कि अचानक मेरी नज़र दीवार पर लटकी तस्वीर पर पड़ी। मेरी तो समझो जैसे सांस ही रुक गई हो। ये उसी की तस्वीर थी जिसको मैंने आईने में देखा था। मैंने सोचा इसका मतलब बुढ़िया मुझसे कुछ छिपा रही है और जो भी छिपा रही है बहुत ही बड़ी बात है। खैर मैं वहाँ से निकल आया। रास्ते में एक आदमी अचानक
मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ बोले बगैर मेरा हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कहीं ले जाने लगा। मैंने उनसे पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये कहते हुए मैं पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की सीट पर वही लड़का बैठा था जिसने मुझे बुढ़िया का पता बताया था। उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। फिर कुछ देर बाद एक जगह पर गाड़ी रोक दी। हम तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम काली बिल्ली के बारे में क्या पूछ रहे थे? सच सच बताना, क्या हुआ है? मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने कहा, आज तक 5 साल गुजर गए, ये राज राज ही रहा, पर आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस लड़की का नाम लीला था। वो एक जादूगरनी थी और हमेशा जवान रहने के लिए बच्चों की कुर्बानी देती थी और आखिरी कुर्बानी मेरे इस बेटे की देने वाली थी। तभी मेरा भाई जो लीला से शादी करना चाहता था वहाँ पहुँच गया और लीला की चोटी काट दी। मेरे भाई को ये बात पता थी कि चोटी काटने से जादूगरनी की ताकत ख़त्म हो जाती है। मेरा भाई उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो सब देखकर एक तमाचा मारा जिससे वो पत्थर से टकराकर मर गई। और जब वो मर गई तो मेरा भाई चोटी को जलाने ही वाला था कि बिल्ली ने उस पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया। तब मैं वहाँ पहुँचा और अपने भाई और बेटे को हॉस्पिटल लेके आया। जब मेरे भाई को होश आया तो उसने कहा, जल्दी जाओ और चोटी को उसके सर में घुमाकर जला दो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ना ही लाश थी और ना ही चोटी। और जब मैं लौट के हॉस्पिटल आया तो मेरा भाई मर चुका था, जबकि कम ज़ख्मी था। इसके बावजूद भी उसकी मौत हो गई। अब वो चोटी कहाँ है किसी को कोई खबर नहीं है, और जब तक वो चोटी है तब तक लीला की रूह भटकती रहेगी। ये सुनकर मैंने उससे पूछा, वो नदी वाले घर में जो बुढ़िया रहती है वो कौन है? उन्होंने कहा, वही तो लीला की माँ है। मैंने पूछा, 5 साल पहले लीला के घर में और कौन कौन रहता था? उन्होंने कहा, सिर्फ माँ और बेटी। अब मैं समझ चुका था कि चोटी कहाँ है। मैंने कहा, चोटी मिल गई, आपको मेरा साथ देना होगा। हम रात में बुढ़िया के घर जाएंगे, चोटी वही है। क्योंकि कोई और होता तो रात में पुलिस को बुलाता, लाश और चोटी को गायब न करता। इसका मतलब बुढ़िया सब कुछ जानती है। अब हम दोनों रात में उसके घर गए और तलाशी शुरू कर दी। मेरी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। बस मैं उसे खोलने ही वाला था कि अचानक भूत की तरह बुढ़िया आ गई और बोली, उसको छूना भी नहीं वरना सब मरोगे। मैंने कहा, अब कोई नहीं मरेगा, और एक ही बार में मैंने बॉक्स खोल दिया। आखिरकार चोटी मिल ही गई। अब बुढ़िया हमारा क्या कर पाती। हम वहाँ से निकल आए। हम दोनों साथ ही थे। मुझे अब जल्द से जल्द घर पहुँचना था कि मेरी गाड़ी न जाने कैसे फिसल गई और हम दोनों बाइक से गिर गए। काफ़ी चोट लगी। खैर किसी न किसी तरह हम घर पहुँचे। हम दोनों कमरे में गए तो बिल्ली रवि के ऊपर बैठकर सो रही थी। मैंने सोचा यही मौका है चोटी को उसके सर पर घुमाकर जलाने का। मैंने ऐसा ही किया। उसके पास दबे पाँव गया और चोटी को घुमाने लगा। बस आखिरी घुमाव हो ही गया था कि अचानक बिल्ली की आँख खुल गई और वो मुझ पर हमला कर दी। अपने नाखून मेरे चेहरे पर मार दी। मैं उस चोटी को फेंका तो मेरे साथ जो था वो पकड़ लिया और बस बिल्ली उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसने लाइटर से उस चोटी को जला दिया। वो बिल्ली हमारी आंखों के सामने जलने लगी। इधर बिल्ली जल रही थी और उधर रवि उल्टी करने लगा। अब रवि पूरी तरह से ठीक था। मैंने रवि के गले लगकर पूछा, अब कैसा है तू? उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैंने कहा, हाँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है। रवि को कुछ याद नहीं था और मैंने बताना भी ठीक नहीं समझा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? पहले सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स खाली है।